नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खमागणी गुड मॉर्निंग। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल राजीव अग्रवाल सर, सीनियर रिसर्च फेलो एट चिल्ड्रन फाउंडेशन। बहुत ही रिनाउंड एंड वेल रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ सर एसोसिएटेड हैं। इस वक्त ट्रम्प पूरे अपने चरम पर हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। ही इज गिविंग प्लेंटी ऑफ एंटरटेनमेंट टू द एंटायर वर्ल्ड। कल ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने उनके लिए बहुत मीठे मीठे शब्दों में उनकी इज्जत अफजाई की है और पूरा पूरा उनके कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए हैं वन बाय वन। और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो जाकर जरूर देखिएगा। और इस वक्त ही इज ब्लेमिंग इंडिया फॉर द डेथ ऑफ सोल्जर्स इन यूक्रेन। हाउ? क्योंकि रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा है, वो तेल को रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन वॉर में, और जिससे वहां पे लोगों की मौत हो रही है। वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं बताएंगे कि किस तरीके से उनकी वजह से डेथ हो रही है, एंड दे आर द वंस हु आर रिस्पांसिबल फॉर द रशिया यूक्रेन वॉर फॉर दैट मैटर। नाउ इस चीज का बहाना बना के ट्रम्प इज नाउ सेइंग कि हम टैरिफ्स और लगाएंगे इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए कि ट्रेड डील साइन कर दें। ये कहानी एक तरफ चल रही है, बट आपको पता है क्या कि while Trump is talking all this nonsense, एक high level delegation is in India right now while we record this, that too for a very high level meeting. तो या तो ट्रम्प को बताया नहीं गया है या फिर ट्रम्प दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, either of the two. Being a president of the United States is highly unlikely that he's not aware that there is a high level delegation which has come to India, and it's not come for the trade talks. It's come for a very, very different talk and very, very important talk. Sir, a very warm welcome on the show. ये पीछे क्या हाई सीक्रेट प्रोफाइल मीटिंग चल रही है? लेट्स स्टार्ट शेडिंग लाइट ऑन दैट। जी सर। थैंक यू गायत्री एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई आईमैक अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको कैसे किक स्टार्ट किया जाए। तो ये वाली मीटिंग जो आज हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है आज की मीटिंग में आगे आने वाले फ्रेमवर्क ऑफ फाउंडेशन की कुछ अंडरस्टैंडिंग बने और कुछ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। सर ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रेलवेज, पोर्ट्स, रोडवेज सभी इंक्लूड होंगे। आपने कहा इसमें 8 कंट्रीज के आसपास हैं और प्लस इसके साथ और भी शूट आउट्स होंगे, जैसे आसपास की कंट्रीज को इंक्लूड कर लेना। IMEECB की एक बात हो रही है, जो अभी रिसेंटली जब साइप्रस गए हुए थे मोदी जी, तो वो काफी टॉक ऑफ द टाउन था। नाउ जब ये मीटिंग हो रही है तो व्हाट इज द मेन एजेंडा फॉर दिस मीटिंग? व्हाट आर दे लुकिंग एट? इज देयर सम टाइमलाइन ये कब कंप्लीट हो जाएगा, या फिर किस किस कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? यस, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, IMEC इज अ स्ट्रेट काउंटर टू चाइना। जी। हाँ, सो गायत्री, जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार है मीटिंग जो 9 सितंबर को जो आईमैक अनाउंस हुआ था G20 के बाद, उसके बाद से आज तक कोई भी जो पार्टनर्स 8 पार्टनर्स से जिन्होंने कि MOU साइन किया था उनकी मीटिंग नहीं हो पाई थी। सो दिस इज द फर्स्ट मीटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस। इस मीटिंग के बाद हो सकता है कोई कंसेंसस बने कि अब इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, जैसे मैंने पहले बोला था, वो था जो वॉर चल रहा है गाजा में, और उसकी वजह से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैंने पहले भी लिखा था और मुझे खुशी है ये जान के, आपको खुशी होगी जान के कि इसके बारे में लोग अब बात करना शुरू कर रहे हैं कि भाई गाजा वॉर की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टॉल नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमारे को कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स ढूंढने चाहिए। तो इसके तहत अगर आप ये मैप पे भी देखें, अभी जो रूट आपने मैप पे दिखाया है, इंडिया से यूएई जा रहा है, फिर यूएई से अलोंग द रोड आपका सऊदी अरेबिया जा रहा है, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, और जॉर्डन से हाइफा पोर्ट इजराइल जाते हैं, और फिर वो ग्रीस, फ्रांस, इटली, जो भी उनका EU के पोर्ट्स होंगे या मल्टीपल पोर्ट्स होंगे वहाँ पे वो जाता है। नौ ध्यान में रखने वाली बात यह कि अभी जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है वो जॉर्डन से इजराइल जाता है और हाइफा पोर्ट से एग्जिट होना है, और यही है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा है। मैंने पहले भी इसके बारे में काफ़ी लिखा है और बोला है कि क्योंकि ये अलाइनमेंट एक ऐसे क्योंकि ये कॉरिडोर ऐसे अलाइनमेंट से जा रहा है जो कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो सकता है, इसके लिए आपको एक ऑल्टरनेट या कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस निकालनी पड़ेंगी। और उसके लिए मैंने कहा था कि ईस्ट में, जहाँ पे आप यूएई का देख रहे हैं, ईस्ट में यूएई के बदले आपका एक और शंट होना चाहिए जो कि ओमान से निकले।
क्यों ओमान से निकले? बिकॉज़ यूएई के जो पोर्ट्स हैं फुजैरा और जाबेल अली, वो दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ करना चाहता है, या फिर कोई उसकी प्रिंसिपल्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है अगेंस्ट द आईएमएफ, तो ये यूएई के पोर्ट्स जो है इनइफेक्टिव हो सकते हैं। अगर ओमान का पोर्ट होगा तो अरेबियन सी में खुले अरेबियन सी में होता है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली वेस्ट में जॉर्डन से जो इज़राइल रूट जा रहा है, उसमें जो है सऊदी अरेबिया से अगर हमारा एक शंट जो इजिप्ट की तरफ चला जाता है, तो इजिप्ट के जाने की वजह से 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो जाता है, बिकॉज़ इजिप्ट की तरफ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना पहले हुआ है और ना होने की अंदेशा है। प्लस इजिप्ट के पास रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है, पोर्ट सईद हैं, उनके पास मैसिव कैपेसिटी है कंटेनर्स हैंडल करने की, उनकी शिप लाइन्स बनी हुई हैं जो कि यूरोप जाती हैं। तो हमें कोई ना कोई इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री अलाइनमेंट्स को देखना पड़ेगा, और मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि इज़राइल को आप हटा दें, इज़राइल को रखें, बिकॉज़ इज़राइल का इंक्लूजन ना सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बट जियो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। और इज़राइल का इस अलाइनमेंट में होना एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज़ अ वेरी डेलिबरेट इंक्लूजन, ताकि इज़राइल को अगर नॉर्मलाइज़ करना है रीजन में, तो उसे इकोनॉमिकली उस रीजन की कंट्रीज़ के साथ बाइंड करना पड़ेगा, और इसलिए आईमेक इज़राइल के लिए और रीजन के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो इज़राइल को आप रखिए, हाइफा पोर्ट को रखिए, बट साथ ही साथ एक अल्टरनेट अलाइनमेंट्स रखिए, ताकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आईमेक कॉरिडोर से जो आपका ट्रेड और कनेक्टिविटी चल रहा है, वो उसमें डिसरप्शन ना आए। सर इस आईएमईसी को सैबोटाज करने की बहुत कोशिश की जा चुकी है। कैन यू मेंशन अ फ्यू? आई मीन जो लेटेस्ट हो या रिसेंट हो? स्टार्ट करने की? या सो जी, इस पूरे प्रोजेक्ट को सैबोटाज करने की। जी। हाँ, जैसा मैंने कहा कि इस 2023 से 2024 तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं था, बट इस साल की शुरुआत से ही देयर इज़ अ सेंस कि अब आईमैक को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो ये आईमैक सिर्फ एक पेपर पे रह जाएगा और ये डेड हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि आईमैक इंडिया के लिए एक नॉट ओनली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बट एक जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, 2 रीज़न्स की वजह से। पहली बात कि ये G20 समिट में अनाउंस हुआ था, जो कि इंडिया ने होस्ट की थी, एंड इट वाज़ अनाउंस्ड इन अ वेरी बिग वे। सो इंडिया के लिए इट इज़ मोर ऑफ मैटर ऑफ प्रेस्टीज और मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस कि भई हम आईमैक को किसी तरह डाई डाउन ना होने दें। और दूसरा, जैसा कि इंडिया की ग्रोथ चल रही है इकोनॉमिकली, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से हम इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, चाहे कंजम्पशन इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, चाहे हम रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो तब तक फुल स्टीम नहीं ले पाएगा जब तक आपका एक रिलायबल, फास्ट और एफिशिएंट कनेक्टिविटी सिस्टम ना हो। और वो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करता है आईमैक, जो कि अगर आ जाता है। दूसरी बात गायत्री, इसमें ये भी देखने की बात है, जिसके बारे में हमारे बहुत कन्वर्सेशंस हुए आगे, कि आईमैक जो पहले कॉरिडोर्स हुए हैं, जैसे कि आपने बोला चाइना का बीआरआई है, उसके अलावा रशिया, ईरान, इंडिया और यूरोप के बीच में एक कॉरिडोर था आईएनएसटीसी, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जितने भी पहले कॉरिडोर्स रहे हैं, दे हैव बीन मेयरली व्हाट वी कॉल एज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी उनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है कि पॉइंट ए से बी, सी, डी होते हुए सिर्फ आपने कंटेनर्स को मूव करना है, चाहे वो रेल पे जाएंगे, चाहे वो शिप से जाएंगे। आईमैक उसको एक कदम और आगे ले जाता है। आईमैक इज अ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जिसमें कि आपका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और कंटेनर्स नहीं है, उसमें बहुत सारी और लेयर्स आपने ऐड कर दी हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी और जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और इंडिया बहुत बड़े स्केल पे ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना चाहता है। यूरोप में ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत डिमांड है, बिकॉज उन्हें नेट जीरो एमिशंस की तरफ तेजी से मूव करना है। सो इंडिया कैन बी द बिग सप्लायर, यूरोप कैन बी द बिग इम्पोर्टर, एंड आईमैक के साथ जो कनेक्टिविटी जाएगी पाइपलाइन की, दैट कैन सप्लाई हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। उसके साथ-साथ आईमैक में इंडिया और यूएई के बीच में 700 किलोमीटर का अंडर सी कनेक्टिविटी बन रही है, पाइपलाइन बन रही है। उसमें क्या होगा? उसमें एक चीज़ होगी आपकी, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ग्रिड। इंडिया के
पीक सोलर आवर्स और सऊदी अरेबिया या अरेबियन पेनिनसुला के पीक सोलर आवर्स में 2 से ढाई घंटे का डिफरेंस है। यानी जब इंडिया में पीक डिमांड होती है तो सऊदी अरेबिया उसे प्रोवाइड कर सकता है, और सऊदी अरेबिया में जब डिमांड होती है तो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए एफिशिएंटली आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। आपको शायद याद होगा, इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था 2015 में, और मोदी का एक बहुत पेट प्रोजेक्ट है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, तो ये उसमें मदद करता है। सिमिलरली हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज आप कोई भी काम कर लीजिए, हम और आप अभी ये शो कर रहे हैं, अगर इंटरनेट हाई स्पीड और स्टेबल नहीं होगा तो आज की तारीख में कोई काम नहीं चल सकता। अगेन हाई स्पीड कनेक्टिविटी आईमैक प्रोवाइड करेगा। इस तरह की बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि आईमैक में इंक्लूड की गई हैं, व्हिच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि आज तक बना है। इंटरेस्टिंग। सर, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। इसको सैबोटाज करने के लिए चाइना ने बहुत कुछ किया है। इज इट पॉसिबल टू मेंशन फ्यू? देखिए, स्पेसिफिक तो चाइना का मुझे ऐसा कोई मालूम नहीं है कि ये सैबोटाज किया है। हाँ, टर्की बहुत नाराज था जब उसको इस प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड किया था 2023 में, और उसने उसके बारे में क्लियरली वॉइस भी किया था कि भाई टर्की इज अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। और उससे नाराज होकर टर्की ने 2024 अप्रैल में, यानी आईमैक अनाउंस होने के 6 या 7 महीने बाद, इराक के साथ एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर अनाउंस किया था, टर्की इराक कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जो कि इराक, टर्की और ऑनवर्ड्स टू यूरोप उसको ले जाता था, और उसको मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बीआरआई से कनेक्ट किया गया। सो सेबोटाज, आई विल नॉट से इट इज अ सेबोटाज, बट आई विल से कि इसको काउंटर करने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि भाई आईमैक किसी भी तरह सक्सेसफुल ना हो, और उसके काउंटर भी काम चल रहे हैं। बिकॉज अगर आपको याद हो, दिसंबर 2023 में इटली, जो कि एक आईमैक का सिग्नेटरी है, उसने बीआरआई से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, सेइंग दैट चाइना की जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो अनफेयर हैं, एंड वो बीआरआई से एग्जिट हो गया, और वो आईमैक के अब 8 सिग्नेटरीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो सेबोटाज मे नॉट बी द करेक्ट वर्ड, बट यस, काउंटर यू नो actions are being taken to see कि भाई one corridor does not succeed as against the other corridor. Right. And how is China, how is going to US react? Especially in the background and in the context of the trade tariff जो भी चल रहा है, जिस पे रोज So, ट्रम्प जी आकर एक नया शगुफा छोड़कर जाते हैं। जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गायत्री, बिकॉज एक तरफ ट्रम्प जो है इंडिया को टारगेट कर रहा है ऑन टैरिफ, जिसके बारे में आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी बताया था, और दूसरी तरफ आज उनका हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ है फॉर किक स्टार्टिंग दी आईमैक ऑफिशियल टॉक्स। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखने वाली हैं। पहली बात तो जो आईमैक का डेलीगेशन अनाउंस हुआ था, वो सैटरडे को अनाउंस हुआ था ऑफिशियली, जो हमें पता चला था। ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो काफ़ी दिन से चल रही होंगी, और ट्रम्प ने जो टैरिफ्स के बारे में बात की है इंडिया के ऊपर, एडिशनल इम्पोजिशन, वो उसने की है संडे और कल मंडे को। सो वेदर इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आईमैक और नॉट, वी हैव टू वॉच आउट। यूएस का इसमें आईमैक में इंडल्जेंस क्यों हुआ, तो इसके 2 रीजंस हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। पहला वॉज कि सितंबर 23 में जो सब कुछ वेस्ट एशिया में हो रहा था, वो दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, एंड आईमैक वुड हैव ओनली इनहैंस्ड इट बिकॉज इजराइल और सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइजेशन हो रहा था। तो अगर इजराइल को हमने आईमैक में ऐड कर दिया था, तो उससे ना सिर्फ पॉलिटिकली बट इकोनॉमिकली इजराइल वुड हैव गॉट मेन स्ट्रीम विद इन द नेटवर्क ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि यूएस के लिए इंपॉर्टेंट था। एंड दूसरा आई थिंक एम वॉज कि अगर यूएस इज पार्ट ऑफ सच अ बिग मल्टी नेशनल 3 कॉन्टिनेंट्स प्रोजेक्ट, तो एक यूएस की गारंटी रहती है, या फिर उसकी कन्वीनिंग पावर रहती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई डिसएग्रीमेंट्स हो, तो यूएस की कन्वीनिंग पावर के अंडर उसको जो है रिजॉल्व किया जाए। सो आई थिंक दैट वाज द रोल दैट यूएस वाज लुकिंग एट इटसेल्फ। बट आज की तारीख में विद द वे यूएस इज हैविंग अ टैरिफ वॉर काइंड ऑफ थिंग विद इंडिया, वेदर ट्रम्प ये चाहेगा कि भाई इंडिया को इस आईमैक जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट में प्रोमिनेंस मिले और उससे फायदा हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज नॉट प्लेइंग बॉल विद यूएस, दैट वी हैव टू सी। बट मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर यूएस आईमैक को सपोर्ट नहीं भी करता है, तो आज की तारीख में जो पार्टनर कंट्रीज हैं और जो पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज हैं, दे इफ दे डिसाइड टू
go along with this project. This project can take roots and can take off even without US direct support. Sir, what I feel somehow is if because see whatever is happening across the world, US is trying to sabotage Europe. They've always been trying to use Europe as their second colony across the world. That is how they got rid of pound and other currencies of even of the UK also. मुझे ऐसा लगता है कि अ, जिस तरीके से भारत स्ट्रांग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हम मिडल ईस्ट में चाहते हैं या वेस्ट एशिया में चाहते हैं कि हम शांति रहें। US will not be happy. US would not like to see through IMEC corridor. They might try and sabotage. Reason being, uh, their entire arms lobby depends on the weapons they sell in the Middle East, the West Asia, whatever you call it. This is the same thing. For them, it's Middle East. For us, it's West Asia. वो पूरा का पूरा उसको सैबोटाज करेंगे। अगर वो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान ये जितने भी कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका के भी इंक्लूडेड, व हथियार बेचेंगे कहाँ पे? तो जितना ये एरिया टर्मॉइल में रहते हैं, उनको उतना अच्छा है। आईएमईसी एक स्टेबिलिटी लेकर आता है, ग्रोथ लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, लोगों को कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली ईज़ी हो जाता है, दैट्स द फर्स्ट स्टेज टू बिगिन विथ। Somehow I don't see that US would be happy letting this one happen. क्योंकि उनको स्ट्रेट कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, अनलेस एंड अनटिल that their manufacturing sectors are stabilized in India, जहां से फिर उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा हो। पर ट्रम्प ये चाहते नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इंडिया में जाए। वो तो बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला, एप्पल को धमकी दी, इसको धमकी दी, उसको वो धमकी दी। धमकी की लिस्ट भी इतनी लंबी है कि हम 2 घंटे उसी को डिस्कस कर सकते हैं। So he doesn't want his manufacturing sector centers, which have been in China, to shift to India. So somehow I don't see कि they would like to see this succeed. दो वही रीजन है इनको, obviously अपना arms lobby, and second ये he doesn't want the manufacturing lobby to say or manufacturing people to shift to India और भारत। तो मुझे थोड़ा आप सा लगता है जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं गायत्री। सो यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय 2 बहुत ही डिफरेंट कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, और जहाँ तक वेस्ट एशिया का सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स में 2015 जब ओबामा प्रेसिडेंट था, तब से कन्वर्सेशन चल रहा है कि भई वी नीड टू डिसएंगेज फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड द वॉर्स इन वेस्ट एशिया कैन नॉट बी आवर वॉर्स। बट एट द सेम टाइम जो आप पॉइंट कर रही हैं अबाउट आर्म्स लॉबी, अगर वेस्ट एशिया स्टेबलाइज होता है और अमेरिका डिसएंगेज कर पाता है बिकॉज दे डू नॉट वांट बॉडी बैग्स रिटर्निंग होम बाय अमेरिका पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, तो वो एक डिफरेंट मुद्दा है। बट आर्म्स लॉबी वाला आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। बट दैट वाई एम सेइंग कि 2 अलग-अलग कन्वर्सेशन चल रहे हैं अमेरिका में इस समय। एक कन्वर्सेशन है कि किस तरह से वेस्ट एशिया को स्टेबलाइज करके वहाँ से अमेरिका डिसएंगेज कर सके, बिकॉज अमेरिका के लिए इस समय जो उसकी इकोनॉमी है, जिस तरह से एक डेट रिडन इकोनॉमी उसकी बढ़ती जा रही है, उसके लिए इतने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट मेंटेन करना, सस्टेन करना हर साल के साथ उसके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। ऑल्दो जहाँ-जहाँ पे उनके बेसेस लगे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट्स उन्हें पे करती हैं, बट स्टिल जो ट्रूप्स को मेंटेन करना, सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। दूसरी बात है, सबसे बड़ा चीज़ है वो एंड खासकर ट्रंप के मामले में, उसका कोई भी डिसीजन वेस्ट एशिया के लिए होता है, अगर आप ट्रंप 1.0 के बारे में भी ध्यान दें, उसका कोई भी डिसीजन होता है वो होता है इज़राइल के इंटरेस्ट के हिसाब से। और आईमैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इज़राइल खुद पुश कर रहा है, बिकॉज़ इट वांट्स कि किसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो एरा है, इसके बाद इज़राइल कैन बी मेनस्ट्रीम्ड एंड एक्सेप्टेड or become a part of the larger West Asian arena. So that is the only factor that can work in favor of IMEC going through. और जैसा मैंने आपको पहला कहा, अगर यूएस इसका पार्ट नहीं भी होता है और विड्रॉ कर लेता है, जो बाकी पार्टनर कंट्रीज हैं, जो पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज हैं, वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हैं, सबके पास अच्छे सोवरेन वेल्थ फंड्स वगैरह हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इटली, फ्रांस, इंडिया, सब ग्लोबल इकोनॉमी के टॉप इकोनॉमीज हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं। प्लस इन 8 की 8 कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कन्वर्जेंस है, जो हमने आईएनएसटीसी देखा या बीआरआई देखा, उसमें नहीं था। या तो बीआरआई में चाइना अपना एजेंडा ड्राइव कर रहा था और सबको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, या फिर आईएनएसटीसी में था कि फंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 24 साल लग गए। आईमैक में ये दोनों चीजें नहीं है। आपकी पार्टनर कंट्रीज स्ट्रेटेजिकली कन्वर्जेंट हैं
और पार्टनर कंट्रीज सबके पास इनफ फंड्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करके अगर चाहें तो आईएमएफ को टेक ऑफ कर सकते हैं। एंड फंड्स के मामले में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईएमएफ का जो पोटेंशियल है वो प्राइवेट बिजनेसेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव होगा। कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स उसे नहीं चलाएंगी। जो गुड्स उस पे चलते हैं वो तो सब प्राइवेट बिजनेसेस के चलते हैं। सो अल्टीमेटली अगर ये बिजनेसेस के लिए अट्रैक्टिव प्रपोजिशन नहीं होगा तो आईएमएफ तो टेक ऑफ कर ही नहीं सकता ना। सो जो लेयर्स इसमें आईएमएफ में दिखाई गई हैं वो सब ऐसा पोटेंशियल रखती हैं जो कि प्राइवेट बिजनेसेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव होंगी। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ दैट यूएस अगर किसी तरह से इस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं भी करता है तो बाकी पार्टनर कंट्रीज एंड पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज का इतना मैंडेट इतना मतलब आपस में दम है कि उसको टेक फॉरवर्ड कर सकें, प्रोवाइडेड दे आर एबल टू फोर्ज अ कंसेंसस। और आज और कल जो मीटिंग हो रही है, जो ऑफिशियल लेवल मीटिंग हो रही है, उसमें बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस तो होने की उम्मीद नहीं है, बट एक बेसिक कंसेंसस कि भाई आईएमएफ का करना क्या है और किस तरह से उसको फॉरवर्ड ले जाना है, उसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। जी, ऑन अ वाइंडिंग अप नोट कहा जाता है हमास जो ने जो 7 अक्टूबर को अटैक किया था, दैट वाज़ इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द आईएमएफ कॉरिडोर बिकॉज़ इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू सीपीईसी or it is being believed and probably with down the year 1 or 2 years down the line the confidential papers will also emerge that this was basically to counter the IMF. इसराइल और ईरान के बीच में जो हुआ जो हमास ने किया दैट वाज बेसिकली टू डिसरप्ट द आईएमईसी कॉरिडोर। ऑब्वियसली चाइना इन्वॉल्व, हमास का चाइना के साथ कनेक्शन क्या है वो हम पिछले भी अपने कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस कॉरिडोर को मुझे ऐसा लगता है इस कॉरिडोर को सैबोटाज करने के लिए 2 फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेंगे, जो अभी समझ में आता है। वन इज़ चाइना, डायरेक्ट थ्रेट टू सीपीईसी एंड द सेकंड इज़ अमेरिका इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर रीजन इन टर्मोइल एंड आल्सो यूरोप। याद रखिए अमेरिका ने यूरोप का कोई भला नहीं किया अभी तक। करेक्ट। उनको उनको कोई ग्रोथ प्रोस्पेरिटी नहीं दी है एंड आल्सो टीच इंडिया लेसन बिकॉज़ फॉर इंडिया this is a big project. We get a direct access and entry into the European countries. Let's wait and watch. We'll keep our fingers crossed. Thank you so much for joining, sir. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू थैंक यू गायत्री, सर। इट वाज अ प्लेजर।